हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 17 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से कौन सा आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। देखो, आज ये 3 आर्टिकल्स इस पेज पे बहुत ही अच्छे हैं। पहला आर्टिकल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को जीएसटी कंपनसेशन कंप्लीट करने के लिए एक पहला कदम लिया है और ये डिक्लेयर किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का उधार लेगी। ठीक है, पहली बात ये चीज़ अपन देखेंगे किस तरीके से क्या इम्प्लीमेंटेशन है, शॉर्ट में अपन कवर कर लेंगे इस आर्टिकल। दूसरा, हैदराबाद और पुणे में अभी फ्लड्स आई हैं अभी पिछले 3 दिन के अंदर, 72 घंटों के अंदर। ठीक है, तो 80 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। तो यहाँ पर हम डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ देखेंगे कि कैसे हमारे सिटीज़ ज़्यादा वल्नरेबल है डिजास्टर के लिए, पर्टिकुलरली बात की जाए फ्लड्स के लिए। ठीक है, वो देखेंगे। यहाँ पर स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं तो क्या एटीट्यूड होना चाहिए पूरी सोसाइटी का, स्कूल में क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को आप रीस्किल करो। जो बच्चे अभी भूल चुके हैं, जो कुछ उन्होंने सीखा था शुरुआती फेज़ में थे वो स्कूलिंग के, तो उनको कैसा टैकल करो और कैसे पेरेंट्स और टीचर्स साथ में कोलैबोरेट करके सोसाइटी कोलैबोरेट करे स्कूल्स के साथ में, और कैसे एजुकेशन सिस्टम को और एफिशिएंट बनाया जा सकता है, पूरा आर्टिकल देखेंगे। ये वाला आर्टिकल आपको मैं यहीं पे समझा देता हूँ। रिट्रीट ऑफ फ्रीडम, अभी जैसे अफगानिस्तान से यूएसए की ट्रूप्स बाहर निकल रहे हैं तो तालिबान रूल आने का पूरा स्कोप दिख रहा है, क्योंकि जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है जिसमें 2 मेन जो लीडर हैं, एक तरफ अशरफ गनी और दूसरे हैं अब्दुल्ला। एक अशरफ गनी तो हैं पख्तून और दूसरी तरफ अब्दुल्ला जो हैं वो तजिक हैं। तो इस तरीके से दोनों की कम्युनिटी डिफरेंट है और रही सही में इनके बीच में पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। जब से अभी जो रीसेंट इलेक्शन हुए हैं 2020 में जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें भी उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखे गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ अफगानिस्तान के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया अब्दुल्ला के द्वारा। तो इनके बीच में जो गैप था ना, अब इसका फ़ायदा तालिबान उठा रहा है। तालिबान ने कह दिया कि बोला हमने जो गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया हम किसी में नहीं मानेंगे हमारी बात को, और आगे हम हमारे हिसाब से देश को रूल करेंगे, हम रूलिंग में कोई पावर शेयरिंग नहीं रखेंगे। तो आप देख सकते हो कि कैसे तालिबान फिर से रीइमर्ज होने वाला है अफगानिस्तान में। अब यहाँ पर पॉइंट फ्रीडम की आ रही है, तो फ्रीडम यहाँ पर है वुमेन की, कि जो एजुकेशन उनको मिली थी, जो उनका एक तरीके से भरण पोषण हुआ है 2000 के बाद में, जब से 2001 के बाद में जब से यूएसए ने तालिबान को वहाँ से ओवरथ्रो किया है, उससे बाद से लेकर अब तक 19 सालों तक जो वुमेन का पार्टिसिपेशन रहा है हर एक चीज़ में, मतलब हर एक सेगमेंट में वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है अफगानिस्तान में, वो अब कहीं ना कहीं रिट्रीट होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि तालिबान जो है वो अपना लॉ चलाएगा शरीयत लॉ के बेस्ड, समझ रहे हो। अब शरीयत लॉ बिल्कुल रेडिकल इस्लामिज्म होता है और वहाँ पर वुमेन के लिए बिल्कुल भी ओपननेस नहीं होती, फ्रीडम नहीं होती। तो एक तो ये चीज़। दूसरा, जो उसका पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत ही रेडिकल कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में इंग्लिश मीडियम में जो एजुकेशन देने की बात रहती है, एजुकेशन का, पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, अंग्रेज़ों ने रूल किया, इंग्लिश में वहाँ पे एजुकेशन मिलती है, तो वहाँ पर एक फोबिया रहता है कि इंग्लिश आती है कि नहीं आती। आपने ये तो सुना होगा कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो अपनी जब भी स्पीच देते हैं उनको कहीं ना कहीं डर सा लगता है इंग्लिश में डील करने में। कुछ एक होते हैं जो बाहर पढ़े हुए होते हैं वो डील कर लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में आप देखोगे कि पाकिस्तान जो है वो अभी अपने यहाँ से जो एजुकेशन कैरिकुला है उसमें से एजुकेशन इन इंग्लिश उसको एलिमिनेट करने पे जा रहा है। तो एक ये, और दूसरा जो शियाज के लिए एक ट्रूस एक अपना रखा था अभी तक, ट्रूस तो क्या बातों पे ही था ट्रूस, कि शियाज पे अटैक नहीं करेंगे सुन्नी, अब उस ट्रूस को भी ख़त्म करने पे लग रहे हैं। और कराची की तरफ तो ये आ रही है बातें कि उन्होंने एक करेक्शन ऑफ द शिया सोसाइटी ठीक है, शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे, तो सुन्नियों ने अभी करेक्शन ऑफ शिया सोसाइटी करके कैंपेन चला रखा है कराची में। तो आप देख सकते हो कि शिया कम्युनिटी के लिए भी कितनी टेंशन है। तो एक तो वल्नरेबल सेक्शन कौन हो गया, वुमेन, दूसरा हो गए शिया कम्युनिटी। अब शिया कम्युनिटी की डोमिनेंस सेंट्रल अफगानिस्तान में भी है कहीं ना कहीं कुछ रीजन्स में, तो वहाँ पर भी अब तालिबान को एक स्कोप मिल जाएगा पाकिस्तान को देख देख करके कि भाई इनको दबाओ। फिर बात आती है कि अफगानिस्तान से अभी यूएसए के जो ट्रूप्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, तो देखो जो जितने भी लड़ाके ग्रुप बने हुए हैं ना वेस्टर्न एशिया में, वो सारे के सारे स्कोप देख रहे हैं कि अब अफगानिस्तान में सेटल हो जाएंगे जाकर के और वहाँ पर अपना काम चलाएंगे। तो देख सकते हो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और ज़्यादा इंक्रीज होने का स्कोप बन रहा है।
फिर बात आती है चिल्ड्रंस की। अब वुमेन का ही अगर पार्टिसिपेशन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या चिल्ड्रन वाकई में वहाँ के जो बच्चे होंगे वो एम्पावर्ड फील करेंगे, उनको प्रॉपर स्कोप मिलेगा, क्या लिबरल एजुकेशन ले पाएंगे, जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे? नहीं। तो इस सारे सिनेरियो को आप देखोगे तो अफगानिस्तान से होगा अब मास माइग्रेशन, और वो मास माइग्रेशन सबसे पहले तो जाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में भी आप देखोगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन है, दैट इज नॉन एज डूरंड लाइन। अब डूरंड लाइन पे भी बड़ी बड़ी फेंसिंग कर दी गई है। तो दूसरा ऑप्शन क्या बच जाता है, अफगानिस्तान से, ईरान से होते हुए या सेंट्रल एशिया से होते हुए वो लोग पहुंचेंगे यूरोप में। अब यूरोप में भी अगर वो पहुंचते हैं तो यूरोप तो पहले ही फेंसिंग लगा करके बैठा है कि भाई हम जो एशियन जो डिस्टर्बेंस हो रहा है और अफगानिस्तान से पर्टिकुलरली जो लोग आएंगे हम उनके लिए स्पेस नहीं देंगे। तो आप देख सकते हो कि कॉमन जो लोग हैं वहाँ के, उनके लिए कितनी हार्डशिप अब आने वाले टाइम पे होगी, वो चीज़ क्लियर होती है। अमेरिका बाहर तो निकल रहा है, जीता तो है नहीं, हारा हुआ ही माना जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, बट वही पॉलिटिक्स इंटरनेशनल। तो इस तरीके से रिट्रीट ऑफ फ्रीडम है ये। ठीक है, तो 3 आर्टिकल बाद में देखते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, इसको एक एक डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। पॉपुलेशन वरी, कि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन को लेकर के क्या क्या चिंताएं हैं। ये नहीं कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, वो ही नहीं, उसके अलावा भी और इश्यूज है वो देखेंगे। यहाँ पर इंडिया और स्पेन के रिलेशंस की बात है, तो मैं यहीं पर समराइज कर देता हूँ इस आर्टिकल को। देखो, इसमें ये जो राइटर हैं ये स्पेन के एम्बेसडर हैं, हमारे यहाँ पर इंडिया में पोस्टेड हैं। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि इंडिया और स्पेन, अभी आप देख सकते हो पेंडेमिक का इफेक्ट यूरोप में सबसे ज़्यादा स्पेन ने देखा है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड देखो तो यूएसए के बाद में इंडिया का नंबर आता है। तो ऐसे आप देखो कि इंडिया और स्पेन के रिलेशनशिप वैसे तो स्टैब्लिश हो गए थे 1950s में ही, बट जो रिवाइवल और एक जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है वो प्रीवियस कुछ सालों में ही शुरू हुई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी स्पेन गए थे, तो वहाँ पर वहाँ के जो रूलिंग जो किंग हैं उन्होंने उनको वेलकम किया, प्रेसिडेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ स्पेन के उन्होंने वेलकम किया। G20 में इनकी समिट होती रहती है, पेंडेमिक से रिलेटेड इश्यूज़ पर भी फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन होती रहती है, आइडियाज़ शेयरिंग होती रहती है। फिर एजुकेशन की बात आती है तो इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किए गए हैं स्पेनिश लैंग्वेज सिखाने के लिए दिल्ली के अंदर। इसी तरीके से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बीच में भी MOU साइन हुए हैं, या आप लिख सकते हो स्पेन और इंडिया रिलेशनशिप में जो मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों को। ठीक है, MOUs साइन हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि आज इंडियन यूथ के बीच में एक चार्म है कि वो स्पेनिश लैंग्वेज सीखे, तो इससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक एजुकेशनल टाई भी क्रिएट होता है। फिर बात आती है कल्चरल कोऑपरेशन की, तो आईफा अवार्ड सेलिब्रेशन हुआ था पिछले 2-3 सालों में एक बार, तो वहाँ पर मैड्रिड जो है स्पेन की कैपिटल, वहाँ पर आईफा अवार्ड जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। और आपने देखी होगी मूवी, ऋतिक रोशन की मूवी है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें स्पेन का ज़्यादा दिखाया जाता है। तो आप देखो किस तरीके से मूवीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल टाइज में रोल प्ले करती है, कि स्पेन की सॉफ्ट पावर, स्पेन की कल्चर के बारे में बताया गया ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा से। तो वो चीज़ देखो एम्बेसडर भी अपने आर्टिकल्स में कोट करते हैं। तो कल्चरल टाइज में भी हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। फिर बात आती है इकोनॉमिक टाइज की, तो इकोनॉमिक टाइज अब धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ रहे हैं। पेंडेमिक से पहले भी इंडिया और स्पेन में जो रिलेशनशिप थी, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो वो इंक्रीज हो रही थी, बट अभी पेंडेमिक की वजह से थोड़ा ब्रेक लगा हुआ है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्पेन की बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, बी इट रेलवेज, बी इट रोडवेज, बी इट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या फिर एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं स्पेन की कंपनीज के पास में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, दे आर एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट the relationship between India and Spain can be explored for the benefit of Indian society। ये चीज़ यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं। हमारे 2021 में स्पेन के साथ में रिलेशनशिप जो है वो 65 साल की हो जाएगी। तो इस 65 साल की जो एक मंजर आएगा, एक जो स्टेज आएगी, वहाँ पर हमें और अच्छे से और स्ट्रांगली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट द ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, राइट। एन आई ऑन फ्यूचर, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप पढ़ लेना, बार बार बहुत बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है अ हाफ स्टेप। देखो ऑलरेडी अपन बहुत आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं जहां पर सेंटर से स्टेट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर GST काउंसिल में जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं उनमें ये चीज़ निकल के आए कि जो कॉम्पनसेशन एक्ट के अंडर में सेंटर
ने अपने आप को कमिट किया है कि जब भी कभी स्टेट्स को जीएसटी के अंडर में उनके यहाँ पर फंडिंग की कमी आती है, रेवेन्यू कलेक्शन की कमी आती है, तो द सेंटर विल कंपनसेट दैट। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं सेंटर ने एक बार साइड में करते हुए ये कहा कि बोले आप अपने लेवल पे बोरो कर लो, हम आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन अवेल करा देंगे। बट अभी कल की परसों की बात क्या है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो आई पब्लिक कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने सीधा साफ बोला मीडिया कॉन्फ्रेंस में कि भाई सेंटर जो है वो स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए जीएसटी के लिए पर्टिकुलरली 1.1 लाख करोड़ बोरो करेगी, जिससे कि स्टेट्स के पास में जो शॉर्टफॉल रहा है जीएसटी रेवेन्यू उसकी कमी को पूरा किया जा सके। तो आर्टिकल बोल रहा है दिस इज ए वेलकमिंग डेवलपमेंट, और इससे क्या हो रहा है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप जो बिल्कुल डिटेरियोरेशन की तरफ लगातार बढ़ती जा रही थी, वो चीज़ कहीं ना कहीं अब रुकेगी। आप देखोगे कि जो स्टेट्स के कंसर्न को प्रीवियसली नहीं सुना जा रहा था वो सुना जा रहा है। कहने का मतलब जो एक प्रोटेक्शन देने की बात की थी रेवेन्यू सेगमेंट में सेंटर के द्वारा स्टेट्स को, वो चीज़ अब ये जो 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लिए जाएंगे तो वो फुलफिल होती हुई दिखाई देती है। बट राइटर जो बोल रहे हैं वो अपन देखेंगे कि किस तरीके से ये लैंडिंग की जाएगी, वो अपन जानने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये कि सेंटर जो है एक तो उसके लिए फ़ायदा क्या होता है कि लोअर इंटरेस्ट रेट में उनको लोन मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू स्टेट्स अगर लेते हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उनको देना पड़ता है। वो बात अलग है कि सेंटर ने इनको एक तरीके से इंश्योर किया था, और बात भी अपन ने की थी कि 50 साल तक का एक्सप्लेन पेज पे मैंने डिटेल में बताया था कि 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिलाने तक की बात हो चुकी है स्टेट्स को, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइवल कर सकें। साथ में इन स्टेट्स को जो लोन अवेल कराएगा सेंटर, उसमें कोई डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट नहीं होगी, सभी स्टेट्स के लिए इक्वल रेट होगी। अब आती है बात कुछ क्वेश्चन की, कुछ मोडालिटीज़ की कि भाई वो अभी भी बाकी हैं या फिर ये जो ट्रांजैक्शन होगा किस तरीके से होगा। पहली चीज़, ये जो ट्रांजैक्शन है इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, अभी तक तो केवल स्टेटमेंट आया, क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो आइडिया ये लग रहा है, पता ये पड़ रहा है कि पब्लिक अकाउंट जो है ना इंडिया का, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, उसके थ्रू ये लोन दिया जाएगा। अब पब्लिक अकाउंट में क्या होता है कि डिफरेंट मल्टीलेटरल एजेंसीज होती है, जैसे इरडा हो गया या फिर कोई भी पेंशन स्कीम हो गई, वो पैसा आकर के पब्लिक अकाउंट में आके गिरता है, तो मल्टीलेटरल एजेंसीज हो गई, और फिर उस पैसे को सेंटर जो है वो अब दिलाएगी स्टेट्स को। तो ये जो रूट है ना, ये वाला रूट अभी तक लग रहा है कि इस रूट से आएगा, कंफर्म नहीं है, प्रिज्यूमेबली बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, बट ये एक तरीका लग रहा है कि इस तरीके से गवर्नमेंट जो है स्टेट्स को कंपनसेट करेगी। बट यहाँ पर आर्टिकल ये बोल रहा है विच एवर द वे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट ले रही है, सिंपल सी बात ये है, और सेंट्रल गवर्नमेंट डेट लेगी स्टेट्स के लिए तो जनरल गवर्नमेंट डेट में स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट्स आ जाती है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट, सेंटर जो है वो बोरो कर रहा है 1.1 लाख करोड़ रुपए, बट शॉर्टफॉल तो 3 लाख करोड़ का था। अब 65,000 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन सेस के थ्रू आपने अवेल करा दिए, तो इस तरीके से आप डिफरेंस देखो, 1.1 लाख करोड़, 65 लाख करोड़, तो 1 पॉइंट लगभग हो गया 65,000 करोड़, सॉरी, टोटल हो गया 1,75,000 करोड़। तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो कहाँ से आप फुलफिल करोगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है। तीसरा सवाल ये है कि मतलब ये जो बचा हुआ अमाउंट है उसका क्या, और वो अमाउंट आप कैसे फुलफिल करोगे उस शॉर्टफॉल को, ये तीसरा क्वेश्चन ऐसे है, दोनों के दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि ना तो ये क्लियरिटी है कि पब्लिक अकाउंट से आएगी कि नहीं, बट ये आइडिया है कि हाँ पब्लिक अकाउंट के थ्रू आएगी, बट जनरल गवर्नमेंट के ऊपर डेट तो बढ़ेगा। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लोन तो रेज कर रही है, बोरो तो कर रही है 1.1 लाख करोड़, शॉर्टफॉल था 3 लाख करोड़ का, और सेस के बेसिस पे 65,000 करोड़ रुपए आपने दे दिए। तो भाई ये जो लॉस बचा हुआ है वो कैसे फुलफिल करोगे, दिस इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि आपने बोला ना एक्ट ऑफ गॉड, तो इस एक्ट ऑफ गॉड को कैसे कंपनसेट करोगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ आ जाती है। अब बात आती है कि लोन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोरो कर रही है मार्केट से, लोन मैं बार बार बोल रहा हूँ, बोरोइंग का मतलब ये होता है लोन भी लिया जा सकता है और बॉन्ड्स के बेसिस पे भी किया जा सकता है, टर्म वही है अम्ब्रेला। तो इसका ऑब्लिगेशन रीपेमेंट का सेंटर पे रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि कंपनसेशन सेस अब सेंटर के ऊपर ऑब्लिगेशन है, और फुलफिलमेंट जो की जाएगी फ्यूचर में वो किस बेसिस पे की जाएगी, कंपनसेशन सेस पे। ठीक है, अब जो कंपनसेशन सेस जो आने वाले टाइम पे लगाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी से फुलफिलमेंट की जाएगी ये जो लोन रीपेमेंट होगा।
तो कहने का मतलब ये है कि बोरो करने का फिर ये जो रिलक्टेंस है कि पूरा अमाउंट जो 3 लाख करोड़ में से डिफरेंस बच रहा था लगभग कितना 2,35,000 करोड़ रुपए का, वो आप पूरा ले सकते थे अगर आपको कंपनसेशन सेस से ही उसको फुलफिल करना है तो, क्योंकि अल्टीमेटली चुका तो आप अपने पॉकेट से थोड़े ना रहे हो, स्टेट्स का भी पार्टिसिपेशन रहेगा ही फ्यूचर में कॉम्पनसेशन सेस के बेसिस पे। तो वो चीज़ आप फिर 2,35,000 करोड़ रुपए पूरे उठा सकते थे, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार 1.1 लाख करोड़ उठाना ही सही समझा। आप यहाँ पे देखोगे कि जब जीएसटी को लाया गया था तो एक चीज़ इंश्योर की गई थी कि स्टेट्स के पास में रेवेन्यू ग्रोथ जो रहेगी वो 14% की रहेगी। बट कंट्रोवर्सी तब आ जाती है कि जब कंपनसेशन या फिर जो ग्रोथ रेट 14% इंश्योर की गई थी वो पूरी नहीं हुई, और उस टाइम पे जो कंपनसेशन देना था वो फुलफिल नहीं की गई। अब सेंटर ने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत बढ़ाने की कोशिश की है, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है उसमें थोड़ा सा जान डालने की कोशिश की है कि स्टेट्स और सेंटर सारे मिलके एक साथ काम करेंगे, और सेंटर हमेशा से एक तरीके से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी है। टीम इंडिया की जो स्पिरिट है, नीति आयोग का जो आइडिया आता रहता है, वो कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल के थ्रू हम देख सकते हैं। तो उसको हम देखें तो ये स्टेट्स को जो कॉम्पनसेशन दिए जा रहा है, दिस इज अ गुड स्टेप। बट कुछ चीज़ें और भी हैं जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनमें क्लैरिटी आना और ज़रूरी है, जिससे कि और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके स्टेट्स के दिमाग में सेंटर को लेके। ठीक है, नेक्स्ट इज सिटी एंड द डेल्यूज, फ्लड्स की बात हो रही है। पिछले 72 घंटों में तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला नहीं, वहां पर 72 घंटों में लगभग 80 लोगों की जानें जा चुकी हैं फ्लड की वजह से। और आप देखोगे, और फ्लड आई किसकी वजह से है? ओवरफ्लोइंग ऑफ नालाज, जो नाले होते हैं उनकी ओवरफ्लोइंग की वजह से, या फिर दीवारें या बिल्डिंग्स कोलैप्स कर रही है, या फिर इलेक्ट्रोक्यूशन, हैदराबाद और पुणे में स्पेसिफिकली। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कोई नंगे तार पड़े हों, पानी में डूब गए और वहाँ पर आदमियों का आना जाना हो गया, जो भी पब्लिक है, और फिर उनके करंट लग करके और फिर वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो ये हमारी जो अर्बन इंडिया का जो पार्ट है उसकी एक वरिंग और एक तरीके से ग्रिम इमेज दिखाता है। आज ये बात अभी नहीं है, ये पिछले 10 सालों से हम लगातार देख सकते हैं। पुणे में जब ये टॉरेंशियल रेन आई, अचानक से मूसलाधार बारिश आई, पिछले कंसेक्यूटिव ईयर्स में आ रही है, पिछली साल भी आई थी, अब की बार भी आई है। चेन्नई में भी आपको फ्लड पता होगी 5 साल पहले आई थी। गुवाहाटी में तो हर बार ब्रह्मपुत्रा ओवरफ्लो कर जाती है, उसका कोई कंटेनमेंट नहीं है। चाहे पटना हो, बेंगलुरु हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह पे जहाँ जहाँ पर मानसून गया है वहाँ वहाँ पर हैवी रेनफॉल होने की वजह से फ्लड्स देखी गई है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है अक्टूबर वाला पुणे में, ये तो भाई पिछले 100 सालों में पहली बार हुआ है। हैदराबाद में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट था वो तो देखो वीक था, बट अथॉरिटीज़ ने जो रिस्पॉन्स दिया रेस्क्यू करने का, रिलीफ करने का, दैट वाज ओके। ठीक है, एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे एनडीआरएफ का चेयरमैन कौन होता है? ठीक है, हेड कौन करता है एनडीआरएफ को? मतलब जो एनडीएमए, आरएफ नहीं, एनडीएमए, सॉरी, एनडीएमए को हेड कौन करता है? ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप बताना मुझे, है ना। ठीक है, इंडियन सिटीज़ की हम बात करें, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंड हो रही है लगातार, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारा ड्रेनेज सिस्टम अभी भी बहुत वीक है। अगर अचानक से ड्रेन सिस्टम में हमारे पानी आ जाता है तो सारी की सारी सिस्टम, सारा का सारा सिटीज सिस्टम पूरा लॉक हो जाता है। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये कोई नया नहीं है, कोई पुराने ज़माने में 100 150 साल पहले ये जब सिटी स्टैब्लिश की गई थी उस टाइम पर हमारे यहाँ पर सीवर सिस्टम डेवलप किया गया था। तो आप देखो इतना पुराना है, ना तो आपने रिन्यू किया, ना उनकी सफाई टाइम पे होती है, ना एक प्रॉपर नेटवर्किंग की गई है कि किस तरीके से बढ़ती हुई सिटीज़ को मेंटेन किया जा सके। तो आप देख सकते हो जैसे ही एक्सेसिव रेनफॉल होता है पानी फंस जाता है और सिटी के अंदर ही रह जाता है, वो पानी बाहर नहीं निकल पाता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं, आप खुद अगर नई सिटी कॉलोनीज़ में रह रहे हो ना बाहर की तरफ, तो नोटिस करना कि आप कौन से रीजन में रह रहे हो। आप ज़रूर कोई बड़ा नाला पहले फ्लो होता होगा या कोई रिवर का वहाँ पे कोई बेसिन होगा,
उस बेसिन में या उस ड्रेनेज पैटर्न वाले रीजन में आप जाकर के वहाँ पर कॉलोनाइजेशन कर रहे हो, वहाँ पर लोग अब रह रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि पहले यहाँ पर जो सिटी में पानी इकट्ठा होता था, मान लो यहाँ पे सिटी है तो वो इस नदी में निकल करके बाहर निकल जाता था। अब यहाँ पर ही आपने हैबिटेट क्रिएट कर दिया, लोगों के घर बना दिए, कॉलोनीज काट दी पैसे कमाने के चक्कर में, बिना कोई फ्यूचर प्लानिंग के। तो ये पानी यहाँ पर तो एकदम क्लॉग्ड रहेगा कि नहीं, निकल ही नहीं पाएगा, अटक गया पानी। इसीलिए फ्लड्स आती हैं सिटीज़ में ज़्यादा। रही सही में क्लाइमेट वैगरीज, पिछले 2 दशकों में हम देख रहे हैं कि ये लगातार क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट देखा जा रहा है। मुंबई की बात करें पर्टिकुलर, 80% रेनफॉल जो है अगस्त की, वो शुरू के 5 महीनों में मिल गई। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट देखो आप कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल इज नॉट यूनिफॉर्म। कुछ रीजन्स में कुछ टाइम पे स्पेशली देखो या फिर पीरियोडिकली देखो आप, तो पीरियोडिकली देखोगे तो पूरे महीने की बारिश 5 दिन में हो रही है, और रीजन वाइज देखो तो पूरे स्टेट की बारिश 2-3 डिस्ट्रिक्ट में होकर रह जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना क्लाइमेट चेंज की, तो इसे ध्यान में रख के हमें रेजिलियंस तो लानी ही पड़ेगी सिटीज़ के डेवलपमेंट में। मतलब चाहे बुरी से बुरी परिस्थिति आए, उससे हम निपट सकें, मिटिगेट कर सकें और रीस्टोर जल्दी कर सकें। ठीक है, आईपीसीसी की स्पेशल रिपोर्ट आई थी, अभी 2019 में ही आई थी। तो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ऑफ द मुंबई सिटी और चेन्नई सिटी, क्योंकि ये कोस्टल रीजन पे लोकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा बताई थी। क्योंकि सी लेवल राइज होगा, नंबर 1 तो सबमर्जेंस, नंबर 2 कोस्टल रीजन है तो वहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा होने का चांस है। तो मुंबई में तो अभी रिसेंटली आई है फ्लड्स, कुछ दिनों के अंदर ही। चेन्नई में 5 साल पहले आई थी, और वहाँ पर तो देखो आप, ऊपर से तो भगवान ऊपर से तो पानी अच्छे से डाल रहा है रेनफॉल तो, और ग्राउंड वाटर की जो स्टेट है वो बिल्कुल ही बिगड़ चुका है, ख़त्म हो रहा है ग्राउंड वाटर लेवल। तो आप देखो ये कितना ग्रेव सिचुएशन है। तो हमें ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इनिशिएटिव्स के ऊपर काम किया जाए। अब जैसे कि प्रोजेक्ट चल रहा है स्मार्ट सिटी, आपने बहुत सुना होगा। अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी जिन सिटीज़ को स्मार्ट बनाने की बात की जा रही है, वहाँ पर भी इतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं है, वो भी क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी की इतनी बात नहीं होती। 2018 में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द एपिडेमोलॉजी ऑफ डिजास्टर्स, जो कि ब्रसेल्स बेस्ड एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक पार्ट है, उसने और साथ में एनजीओ सीड्स ने अपना जब सर्वे किया तो पता पड़ा कि इंडिया की 55% सिटीज़ जो हैं, स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ जो हैं प्रोन टू फ्लड्स हैं, वहाँ पर तो फ्लड आएगी ही। डिज़ाइन ही इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस तरीके की क्राइसिस को फेस कर सके, हैंडल कर सके। तो एस्टिमेट ये है कि अर्बन सिटीज़ में तो देखो अब धीरे धीरे पॉपुलेशन, अर्बन सेंटर्स में पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ होगा, माइग्रेशन लगातार हो रहा है। और आज तो चलो ठीक है, 2011 की सेंसस हमारे पास में अवेलेबल है, उसके हिसाब से तो केवल 31% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ रिजाइडिंग इन सिटीज़ और अर्बन सेंटर्स। बट 2050 आते आते और ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, अर्बनाइजेशन और इंक्रीज़ होगा। तो आज ही जब 30% पॉपुलेशन ही है तभी हम हैंडल नहीं कर रहे, तो 70% होगा, तो क्या वहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो प्लानिंग फॉर द हाउसेज, रोड्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अच्छे से होना चाहिए। हमें पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देने की ज़रूरत है, हाइड्रोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देने की, कि पानी की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो पानी की कमी हो या पानी की एक्सेसिबिलिटी हो, एक्सेस में अवेलेबिलिटी, राइट। सॉल्यूशंस हमें ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए, और लोकल कंडीशंस को देखते हुए, क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए फिर प्लान करना चाहिए, और टेक्नोलॉजिकल मीन्स का यूज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो अर्जेंटीना की कैपिटल है दैट इज़ ब्यूनस आयर्स, वहाँ पर फ्लड को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया है, ड्रेन्स में सेंसर्स लगाए हैं कि जैसे ही फ्लड का सिस्टम, फ्लड का सेंस हो जाता है तो वो सिग्नल दे देते हैं और अथॉरिटीज़ अलर्ट हो जाती है। ये चीज़ हमारे यहाँ पर भी यूज़ की जा सकती है जब स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही है। ये एग्जाम्पल यूएसए की सिटीज़ में भी अप्लाई होता है। तो पुणे और हैदराबाद में ये जो फ्लड आई हैं, ये एक वार्निंग है कि भाई वी हैव नो मोर टाइम टू वेस्ट, दिस इज टाइम टू गेट अलर्ट एंड टेक एक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ स्कूल रीओपन्स। गवर्नमेंट ने, अभी आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की बात कर दी है, और अभी देखेंगे तो स्कूल खुलेंगे तो बच्चों की चहल पहल शुरू होगी। बच्चों की चहल पहल शुरू हो रही है तो पहले से गाइडलाइन क्या आई है कि टीचर्स
और चिल्ड्रन, उनकी सबसे ज़्यादा जो हाईली प्रायोरिटाइज जो सेक्टर है दैट इज़ नॉर्मली उनका ध्यान रखा जाए उनकी सेफ्टी का और उनकी सिक्योरिटी का। दूसरा, उनका इमोशनल जो अटैचमेंट है या इमोशनली जो है उनका एक डेवलपमेंट प्रॉपर हो, सोशली उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। कहने का मतलब हर एक सेक्टर को प्रॉपरली गाइडलाइंस में कंसिडर किया गया है कि जो स्कूलिंग अब रीस्टार्ट हो रही है उनको प्रॉपरली टैकल करें और प्रॉपर उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर इस पेंडेमिक को हम थोड़ा अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें तो देख सकते हैं कि एक मौका मिल रहा है कि जहाँ पे टीचर्स और पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के बहाने फिर से मिलें। कम्युनिटी जो है वो स्कूल्स के एडमिनिस्ट्रेशन में अपना रोल प्ले करना शुरू करे, वो बताए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो चाहते क्या हैं और किस तरीके से वो अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, कैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो स्कूल्स के रेगुलेशंस में भी लोकल इश्यूज़ के बारे में एक तरीके से इंटीग्रेशन होना चाहिए, तब जाके प्रॉपर नॉर्मलसी को हम गेन कर सकेंगे। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कुछ सजेशन कि इन चीज़ों पे अगर ध्यान दे लें तो जो वाकई में कमियां रहती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उन कमियों को हम ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 1 कि हमारा स्कूल सिस्टम जो है वो नॉर्मली सेंट्रलाइज्ड और हायरार्किकल है, कि लेवल्स क्रिएट किए हुए हैं कि हाँ ये अपर लेवल के लिए है, हाई फीस है, यहाँ पे ये लोअर लेवल है। सरकारी स्कूलों में तो वो पढ़ेंगे जिनके पास पैसा नहीं है, राइट। तो ये जो हायरार्की है ना, तो इसको हमें कहीं ना कहीं टैकल करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर देखें जो की डिसीजंस हैं, तो हायरार्की स्कूल के डिवीज़न में भी हो गया, अब स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप देखोगे तो वहाँ पर भी हायरार्की है। तो जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का इतना पता नहीं होता कि बच्चे क्या चाहते हैं, टीचर पढ़ा क्या रहे हैं, क्या पढ़ाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए फिर एडमिनिस्ट्रेशन को अब कदम उठाने चाहिए, लोकल कम्युनिटी को भी सपोर्ट करना चाहिए कि भाई इस क्राइसिस के टाइम पे कैसे हम नए रिसोर्सेज को हार्नेस कर सकते हैं, किस तरीके से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और कैसे लोकल इनपुट्स को एब्जॉर्ब करके एक जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपरली अपनी गाइडलाइंस को या अपनी जो पूरा रूल रेगुलेशन है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो नंबर 1 सजेशन। नंबर 2, हमारे नॉर्मली देखें तो स्कूल ऑल ओवर इंडिया हर सेशन में एक साथ खुलता है, बट ये पहली बार है कि जब हमारे यहाँ पर स्कूल कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी खुल चुके हैं, कुछ स्टेट्स में अब खुलेंगे और कुछ स्टेट्स में अभी तक भी डर है, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गए, यहाँ पर क्या केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं। साउथ इंडियन स्टेट्स हो गए तो वहाँ पर कोविड-19 बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है, तो उस केस में वहाँ पर उन लोगों ने अभी भी रोके हुए हैं। बाकी कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने स्कूल्स खोल दिए हैं। तो आप देख सकते हो अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग एटीट्यूड है। तो ये चीज़ अच्छी है क्योंकि केस टू केस अपने को स्टडी करने की ज़रूरत है, लोकल रियलिटी को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना। तो बात ये आ जाती है कि हम जो हमारे स्टेट लेवल की बात हो गई या विलेज लेवल की बात हो गई या सिटीज़ की बात करें या टीचर्स की बात करें या जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या फिर जानने वाले हैं, उन बच्चों को भी हम वार्म अप करें कि भाई आपको किस तरीके से स्कूल में जाकर के बिहेव करना है, किस तरीके से टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग हो जिससे कि आगे बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर दे सके, एक प्रॉपर इंटरेक्शन हो सके। क्योंकि गैप आया है लगभग 9 महीने का स्कूल्स में और बच्चों के बीच में, तो इसमें पेरेंट्स जो हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी तरफ से अपने आइडियाज़ दे सकते हैं कि कैसे स्कूल की रेडीनेस को इंश्योर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही स्कूल बंद हुए तो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे चली गई कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। अब क्या ज़रूरी है कि सभी माता पिता पढ़े लिखे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा सकें? तो फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से जितनी कुछ मेहनत की, चाहे ऑनलाइन कराए, खुद से पढ़ाए, कैसे भी करके उन बच्चों को एजुकेशन में, स्कूलिंग में, पढ़ाई के अंदर उन लोगों को इन्वॉल्व करके रखा। तो यहाँ पर एक इंटरेक्शन की तो ज़रूरत है क्योंकि पेरेंट्स ने अपने आप से क्लोज़र वे में देखा है कि बच्चों का बिहेवियर क्या है, और वो अगर आप टीचर्स को बताएंगे तो वो समझ में आ जाएगा टीचर्स के भी कि किस तरीके से बच्चे को टैकल किया जा सकता है, क्या बच्चे की कमी है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है। दूसरा, जब बच्चे एक साथ पूरे मास में आएंगे तो उन बच्चों को डिवाइड करके रोटेशन बेसिस पे भी तो बिठा सकते हैं ना, कि मान लो एक सेक्शन है क्लास का दैट इज़ 50 है उसकी स्ट्रेंथ, तो उसमें 25 बच्चों को एक बार बुलाए एक दिन
और फिर उसके बाद में सेकंड शिफ्ट स्टार्ट कर दे, 25 बच्चों को सेकंड शिफ्ट में बुला ले, या फिर दूसरे दिन ऑल्टरनेटिव डेज का कर लो जैसा आपको सूटेबल लगे। अब उन 25 बच्चों को दूर दूर बिठाओ तो सोशल डिस्टेंसिंग भी अपनी मेंटेन होगी। तो कहने का मतलब ये है कि रोटेशन बेस्ड अपन चिल्ड्रंस को स्कूल में बुला सकते हैं, एक्टिविटी प्लान की जा सकती है और एक मीनिंगफुल वे में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कनेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि कम बच्चे आएंगे तो देखो ज़्यादा अटेंशन मिलेगी। और एक ग्रेड सिस्टम का जो माथापच्ची है ना, इसको एक बार हटाओ आप, ठीक है। कम से कम लोअर स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे हैं ना, छोटी क्लासेस वाले, कम से कम उनको तो आप हटाओ। क्योंकि आप देखोगे जिन बच्चों ने स्कूल छूटी, जो स्कूल नहीं आ पाए, उनका जिन्होंने लर्न किया था ना, वो अनलर्न हो गया है। तो आपको ये तो रियलिटी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि जो बच्चे सीख के गए थे कुछ 9 महीने पहले, वो सब कुछ भूल गए। तो सबसे पहले तो वो रिकवरी हो जल्दी से जल्दी, और फिर उसके बाद में आप उनको पढ़ाओ। तो ग्रेड सिस्टम इसमें कहीं ना कहीं हर्डल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेड सिस्टम में तो टीचर फिर बाद में टेक्स्ट बुक पे दिमाग लगाना शुरू करेगा। अब टेक्स्ट बुकिश अगर स्टडी होगी तो फिर वो तो जो अनलर्निंग है वो तो अनलर्निंग ही रहेगी, फंडामेंटल्स तो क्लियर हुए ही नहीं ना। तो लर्निंग लॉस को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे पास में डेटा अवेलेबल है कि हर साल प्रथम एनजीओ करके एक एनजीओ है, उसी के मेंबर हैं ये राइटर जो हैं, उनकी एक रिपोर्ट आती है असर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। उसमें ये बताते हैं, जो ऑलरेडी अपन देखते हैं कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कितना गलत है कि एक 5वीं क्लास का बच्चा सेकंड क्लास की एक बुक को नहीं पढ़ पाता, सिंपल सेंटेंसेस को नहीं पढ़ पाता, अरिथमेटिक जो प्रॉब्लम्स है, सब्ट्रैक्शन है जिसमें बोरोइंग का इशू आ जाता है, उधार लेकर के फिर बाद में आप सब्ट्रैक्शन करते हो, वो नहीं कर पाते। तो वो चीज़ें अगर उनको आप 6 मंथ का जो गैप हो गया है उससे तो और भी बुरा हाल हो गया उनका। उनको जितना पढ़ना सिखाया गया था वो और भूल गए, अरिथमेटिक ऑपरेशन जो उन्होंने करने सीखे थे वो भी भूल गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही कि भाई पहले उनकी जो एक तरीके से लॉस हो गया है आप उनको रिकवर करो। इसमें पेरेंट्स वहाँ पर सिमिलर एक्टिविटीज़ घर पे भी करा सकते हैं और पेरेंट्स हेल्प भी कर सकते हैं टीचर्स की, ठीक है। तो आप देखोगे टेक्स्ट बुक जो है दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। हाँ, टेक्स्ट बुक अगर आप आकर के पढ़ा देते हो, बच्चों के फंडामेंटल्स क्लियर ही नहीं है, तो उनके लिए तो बाउंसर हो गए शोएब अख्तर वाले। अब अगर बाउंसर हैं तो वही बात आ गई, नोबेल प्राइज विनर्स जो हैं लास्ट ईयर जो इकोनॉमिक्स में जिनको मिला था, एक का नाम तो अभिजीत बनर्जी, दूसरी उनकी वाइफ एस्टर डफलो, तो उनके अकॉर्डिंग तो टीचिंग टू द टॉप ऑफ द क्लास कहा जाता है। कहने का मतलब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, छतें पढ़ रही हैं, बाउंसर जा रही हैं सारी बॉल्स। तो इस तरीके से असर के डेटा को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनकी कमियों को कम करना चाहिए। तो ये कैचअप जो है ना, वो कैचअप इस तरीके का होना चाहिए कि जो टारगेटेड मैनर में बच्चों को मिले और आगे आने वाले टाइम पे उनको इस कमी की वजह से आगे उनकी लर्निंग प्रोसेस में मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। असर ने हर साल अपनी रिपोर्ट्स में पॉइंट आउट किया है कि हमारे यहाँ पर फाउंडेशनल स्किल्स की कमी है बच्चों के अंदर, तो वो हमें टैकल करने की ज़रूरत है। तो पिछले 2 दशकों की बात करें तो प्रथम ने लगातार एक अप्रोच अपनाई है जिसको बोलते हैं टीचिंग एट द राइट लेवल, ना कि राइट स्टैंड। आप ये नहीं कर सकते कि तीसरी क्लास के 5 बच्चे हैं तो पांचों को आप इक्वली ट्रीट करो, क्योंकि 5 बच्चे अगर आप उनको इक्वल ट्रीट करोगे तो एक बच्चा हो सकता है उसको पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बच्चा है उसको बहुत कुछ आ रहा है, तो दोनों को आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इक्विटी पे ध्यान देना पड़ेगा, इक्वालिटी से भी ज़्यादा। इक्विटी और इक्वालिटी का आपको प्रोसेस पता होगा। इक्विटी का मतलब जो इक्वल स्टैंडर्ड पे हैं उनमें आप इक्वालिटी की बात करो, और ठीक है वो तो इक्विटी। और इक्वालिटी का मतलब हो गया चाहे कोई से लेवल पे कुछ भी हो, सबको 5-5 रुपए मिलेंगे। अब चाहे तेरे पास में कोई करोड़पति का बेटा है तो भी 5 रुपए मिल जाएंगे, रोडपति का बेटा है तो भी 5 रुपए मिल जाएंगे। मैं एक क्रूड सा एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़ी सी रफ लैंग्वेज में, बट आपको समझ में आ गई होगी कि इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो वहां पर हमें ज़रूरत है इक्विटी वाला एटीट्यूड लाने की, बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन देने की जिनमें कुछ कमियां रह रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से 100 दिन का एक फोकस्ड प्रोग्राम अपनी तरफ से प्राइमरी स्कूल का तैयार कर दिया है। तो हमें ग्रेड सिस्टम को कैरिकुलम से एक बार थोड़ा सा साइड करके फोकस करना चाहिए फाउंडेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनको बिल्ड करने के लिए, जिससे बच्चे जो हैं 3rd क्लास और उसके अपर क्लासेस वाले हैं वो कम से कम फ्लुएंटली पढ़ सकें। बेसिक अर्थमेटिक जो
एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सके तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी बच्चों में तो और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे। आप खुद देखा करो, अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ अगर आपको क्लियर करता जाऊँ तो आप में कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं? एग्जैक्टली वही, समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये अपने को देना चाहिए बच्चों को, राइट? देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द रियल पॉपुलेशन वरी। वाकई में चिंता का काम क्या है, क्या कारण है, वो देखते हैं। देखो, अभी रिसेंटली मीडिया में डिस्कशन चल रहा है कि इंडिया का पॉपुलेशन फ्यूचर क्या रहेगा, क्योंकि अभी डेटा रिलीज़ किया गया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आई है 2018 से रिलेटेड, और ग्लोबल पॉपुलेशन प्रोजेक्शन भी आया है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन जो कि यूएसए बेस्ड है, इनके डेटाज रिलीज हुए हैं। उनके अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा पॉपुलेशन को लेकर के भी बातचीत हो रही है। अब बात आती है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में या पॉपुलेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या क्या कौन से सेगमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आता है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब टोटल फर्टिलिटी रेट की बात आ जाए तो फिर बात आ जाती है कि एक माँ अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ के टाइम पे कितने बच्चे पूरी लाइफ, मतलब पूरी लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा कर, रिप्रोडक्टिव तो 15 से 49 कंसिडर किया जाता है, थ्रू आउट लाइफ कंसिडर कर लो, चलो आप, ठीक है, पूरी लाइफ में कितने बच्चे पैदा कर रही है एक माँ, दैट इज नॉन एज टोटल फर्टिलिटी रेट। अभी 2018 की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया की 2.2 है। अब रिप्लेसमेंट की बात करें, रिप्लेसमेंट का मतलब कि जितने मर रहे हैं हमारे देश में लोग, तो उनकी पॉपुलेशन तो डिक्रीज हो रही है ना उतनी ही अमाउंट में, मान लो x है, तो हमारे अगर यहाँ पे 2.1 TFR रहती है ना टोटल फर्टिलिटी रेट, तो वो रिप्लेसमेंट के इक्विवेलेंट मानी जाती है कि जितनी कमी पॉपुलेशन में आ रही है उतनी कमी यहाँ पर फुलफिल हो रही है नए बच्चे पैदा होकर के। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं इसको क्या, रिप्लेसमेंट रेट ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कितनी होती है 2.1, और इंडिया कितनी चल रही है 2.2, बस हल्का सा ज़्यादा, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे कम आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर 2.2 टोटल फर्टिलिटी रेट के हिसाब से हमारी जो एनुअल ग्रोथ रेट 2018 की है वो एस्टिमेशन है 1.3% एनुअल इंक्रीमेंट हुआ है इंडिया में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, तो इंडिया की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन आप टोटल देखो तो 137 करोड़, और जबकि आप देखोगे तो इंक्रीमेंट कितना है हर साल 1.9 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूरा इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे ये डेटा आप लिख सकते हो 2018 वाला, हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े कि 2018 में हमारे TFR तो 2.2 थी, एनुअल जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो 1.3% थी, पॉपुलेशन 137 करोड़ थी, तो टोटल गेन जो पॉपुलेशन का था प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में दैट वाज 1.9 करोड़। तो इस तरीके से आप देखोगे तो एक तो ये डेटा है 2018। अब 2011 से 2018 का कंपैरिजन करते हैं क्योंकि 2011 के सेंसस का डेटा अवेलेबल है। तो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में देखिए 2011 में हमारे TFR रेट थी 2.4 जो कि घट के 2.2, इसका मतलब फर्टिलिटी रेट तो डाउन हो रही है। दैट मीन्स पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ हम हल्का फुल्का बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम पे। अभी टाइम लगेगा, अभी फर्टिलिटी डिक्लाइन हुआ है, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है रिप्रोडक्शन की एज में जो कपल्स हैं वो तो अभी तो पैदा करेंगे ना बच्चे। तो जो पहले से हमें बूस्ट मिला हुआ है 1970s 80s में, जहाँ 20 पॉइंट फॉर्मूला निकाला था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, जिसमें ये था कि कैसे भी करके स्टरलाइजेशन कर दो, नसबंदियाँ करो, ध्यान आपको पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा तो इकोनॉमिक्स का जो NCERT है वो जरूर पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो फर्टिलिटी डिक्लाइन कर रही है हमारे मेजर स्टेट्स में। 2011 में अगर देखें तो हमारे 10 ऐसे स्टेट्स थे जिनकी फर्टिलिटी रेट जो थी, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो रिप्लेसमेंट रेट से भी कम थी। अब तो 14 स्टेट्स ऐसे हो गए हैं जिनकी रिप्लेसमेंट रेट या टोटल फर्टिलिटी रेट दैट इज 2.1 से भी कम है। तो आप देख सकते हो कि हमारी जहाँ पर 1.47 से डिक्लाइन करके 1.38% तक हो गई है टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो 2011 में कितनी थी 1.47, तो कम होकर के कितनी होगी ग्रोथ रेट 1.38 एनुअली। अब आप देखो आगे कि बहुत से जो लोग हैं हमारी पॉपुलेशन के लिए ये सोच रहे हैं, अभी बातें कर रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर जाएगी, बट पॉपुलेशन अभी स्टेबलाइज नहीं करेगी। क्योंकि आप देखो
एजुकेशन लेवल तो इंक्रीज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर केरला का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि केरला में टोटल फर्टिलिटी रेट की बात की जाए तो रिप्लेसमेंट के लेवल पे पहुंच गई थी लगभग 1990s में, ठीक है। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी मतलब 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट। फिर भी हमारे यहाँ पर केरला में पॉपुलेशन ग्रोथ अभी तक रुकी नहीं है, जो कि 30 साल हो चुके हैं लगभग 1990 से, अब देख लो आप 2020, तो 30 सालों में केरला में अभी तक भी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं रुकी है। उसका कारण क्या है, जो मैंने बताया 1970s 80s में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी, एक्सप्लोजन ऑफ द पॉपुलेशन हुआ था, उसका इफेक्ट अभी तक भी आ रहा है, क्योंकि बच्चे तो पैदा हो ही गए ना, और उनकी एज आप टोटल ओवरऑल ऐड करोगे तो उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, अगर 3 भी बच्चे हैं, मैं मान लो एक पेरेंट जिनके 9 बच्चे हुआ करते थे 70s 80s में, अगर उनके 3 बच्चे भी हैं तो आप देखो ना, 9 27 हो गए भाई। अभी भी पॉपुलेशन तो कहीं ना कहीं राइज ही करेगी। और ये एस्टिमेशन अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है उसमें भी ये पता पड़ता है कि 2061 आते 161 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी इंडिया की, और IHME इसके भी एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 160 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी 2048 आते। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे चाइल्ड बियरिंग यंग पीपल है ना, अभी भी कम नहीं हुए हैं, इसलिए पॉपुलेशन तो 2048 के तक या फिर ज़्यादा ज़्यादा 2061 तक हमारी पॉपुलेशन अभी क्लाइंब करेगी, फिर उसके बाद में डिक्लाइन करना शुरू करेगी। तो ये चीज़ तो मत कहो कि पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ है, फर्टिलिटी रेट डिक्लाइनिंग की तरफ है, दैट्स ओके। अब बात आती है कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहां पर फर्टिलिटी रेट अभी भी ज़्यादा है। तो देखो बिहार 3.2% सबसे ज़्यादा, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऐसे कैसे पूछ ले जाते हैं और आप लिखोगे तो एक हो जाता है ना, डेकोरेशन हो जाता है आंसर का वो। ऐसे ही उत्तर प्रदेश 2.9, मध्य प्रदेश 2.7, राजस्थान 2.5, झारखंड 2.5, छत्तीसगढ़ 2.4। तो ऐसे करके हाईएस्ट वाले लिख लो, और आप कौन से स्टेट में एजुकेशन ले रहे हो, कौन सी स्टेट में पढ़ रहे हो, उस स्टेट की लिख लो, 2 की तो कम से कम लिखो, क्योंकि हो सकता है आप स्टेट PSC के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से फर्टिलिटी रेट इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है। अब आप देखोगे कि बिहार जो है 3.2% है, तो ये तो हाईली पॉपुलस स्टेट्स में से एक है, राजस्थान अगर इंडिया की बात की जाए पर्टिकुलरली। तो इस केस में आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर अभी पॉपुलेशन ग्रोथ के तो प्रोस्पेक्ट क्लियर हैं। हाँ, पॉपुलेशन डिक्रीमेंट या पॉपुलेशन डिक्लाइन या पॉपुलेशन कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कौन से सेक्टर सेगमेंट करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है फीमेल एजुकेशन। सोशल सेटिंग में जब फीमेल एजुकेशन अच्छे से होती है, जैसे जैसे एजुकेशन हायर मिलती है वैसे वैसे फर्टिलिटी कम होती चली जाती है। इलिटरेट वुमेन की रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है 15 से 49 साल की जो एज होती है, उस साल उन टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिटरेट वुमेन। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बातों बातों में पहले बता ही दिया, और आपको पता भी होना चाहिए कि एजुकेशन की वजह से क्या होता है कि वुमेन जो है, एक तो एजुकेशन की वजह से शादी उनकी लेट होती है, और रही सही में फिर वो फैमिली प्लानिंग भी लेना शुरू कर देते हैं, फैमिली प्लान भी करते हैं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी सोचना शुरू करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन भी लेना शुरू कर देते हैं, ब्ला ब्ला, मतलब जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो अवेयर रहते हैं अपनी लाइफ को लेकर के। तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन ऑलवेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। किस तरीके से कि लिटरेसी से हमें हमारे यहाँ पर कितना बेनिफिट होता है, इसका आप डेटा देख सकते हो कि आप देखो कि जितनी इलिटरेट वुमेन है रिप्रोडक्टिव एज में, वो 2011 में कितनी थी, लगभग 31.5, और अब आप देख सकते हो इलिटरेट वुमेन का पार्टिसिपेशन इस पर्टिकुलर एज सेगमेंट कौन सा है, 15 से 49। इस एज सेगमेंट में अभी हमारे यहाँ पर 13% पॉपुलेशन ही है 2018 के अंदर। तो आप देख सकते हो कि हमारे लिटरेसी रेट इंक्रीज हो रही है, और इस ग्रुप में जब रिप्रोडक्शन किया जाता है 15 से 49 साल की एज में, तो वहाँ पर वुमेन अगर लिटरेट रहेंगी तो वो फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट भी करेंगी, और इस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरा सेगमेंट आता है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन में देखो ये चीज़ होती है किस तरीके से आप शादी के बाद में बच्चे ना पैदा करो। तो कॉन्ट्रासेप्शन कुछ ज़्यादातर तो लेती हैं, बट बहुत हद तक इतना एजुकेशन का लेवल बढ़ चुका है कि वो अवॉइड ही करते हैं किसी भी तरीके से बच्चे को कंसीव करने से। तो हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 का आया है, उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे ना पैदा कर रही हैं औरतें, उनमें 53.5% तो ऐसी हैं जिन्होंने कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ किया है, चाहे वो पिल्स हो, चाहे कॉपर टी हो, कुछ भी हो। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो 12.9% ऐसे फीमेल हैं जिन्होंने फैमिली प्लानिंग करी है, बच्चे भी डिले किए हैं, बट उन्होंने कॉन्ट्रासेप्शन पर रिलाई नहीं किया। तो ओवरऑल आप देखो तो हमारी डिमांड कितनी है कॉन्ट्रासेप्शन की, ऐड कर दो इन दोनों को, 66.4%। तो ये आप देख सकते हो। बिहार की जब बात आती है तो आप देख ही सकते हो बिहार में उल्टा है काम।
बिहार में, सॉरी उल्टा नहीं, सही है, यूपी में उल्टा मिलेगा। ठीक है, बिहार में आप देखोगे हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट देखिए, तो वहां पर अनमेट नीड तो है 21.1% और लोएस्ट कॉन्ट्रासेप्शन प्रेवलेंस है 24.1%, जबकि नेशनल लेवल पे कितना चल रहा है 53.5%। यहाँ पे देखो कॉन्ट्रासेप्शन 24.1%। अवॉइड करने वाले तो ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो बच्चे पैदा करने के लिए अवॉइड कर रहे हैं इस 15 से 49 साल की एज में, बट कॉन्ट्रासेप्शन भी तो नहीं ले रहे, तो पॉपुलेशन ग्रो करने का तो स्कोप बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आप देखोगे यूपी में, तो वहाँ तो थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है, स्ट्रेंज डेटा दिखता है कि 10वीं क्लास या उससे ज़्यादा एजुकेशन जिन औरतों की है उनका फर्टिलिटी रेट दूसरे स्टेट्स की उसी कैटेगरी में कंपेयर करें तो आपको ज़्यादा मिलेगा यूपी में। तो देखने का मतलब ये है, कहने का मतलब राइटर्स का, कि देखो दो स्टेट्स में अपने को डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ मिल रहे हैं, तो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, प्रोग्राम्स को उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वही बात, वन साइज नेवर फिट्स ऑल, अलग अलग स्टेट्स को देखो और अलग अलग तरीके से उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो। देखो गुड क्वालिटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर अपन बात करें तो देखो नरिशमेंट लेवल अच्छा होना चाहिए, एनीमिक नहीं होनी चाहिए फीमेल, तब जाकर के बच्चे भी अच्छे पैदा होते हैं। अगर हम स्टेट्स की बात करें या स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो और भी ज़्यादा ट्रबलसम हो जाता है जब हम सेक्स रेशियो की बात करें। आज इंडिया वर्ल्ड में सारे कंट्रीज में सबसे कम सेक्स रेशियो रखता है। नॉर्मली तो दूसरे कंट्रीज में आप देखोगे ना, तो वहाँ पर तो ये देखा जाता है कि 1000 फीमेल्स की कंपैरिजन में मेल्स की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, इंडिया में देखा जाता है कि 1000 मेल्स की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है। समझ रहे हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और इंडिया का दोनों बता दिए मैंने। तो इंडिया में जहां 2011 में सेक्स रेशियो 906 का मतलब हो गया 1000 मेल तो 906 औरतें थी, मतलब फीमेल थी, तो 2018 में ये 899 मतलब मार्जिनली डिक्लाइन कर गया। हमारे यहाँ पर बच्चे के लिए मतलब सन का जो प्रेफरेंस होती है ना हमारी सोसाइटी में, दिस इज द मेन कंसर्निंग इशू, ये एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो आप एक एक पॉइंट को लिखते चले जाना, भूलना मत आप, जो मैंने बताया, कॉन्ट्रासेप्शन हो, एजुकेशन लेवल हो, जो डेटा आ रहा है, डेटा कहीं ना कहीं आपकी यूज़ आने लायक है। ये वैसे एनुअल है, पर 2011 से जो कंपैरिजन हो रहा है ना सेंसस से, वो तो आप ज़रूर लिख लेना, क्योंकि एनुअल कंपैरिजन तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बट 6, 7, 8, 5 साल से ज़्यादा का कंपैरिजन आ जाए तो ज़रूर लिख लेना, क्योंकि उसी पे बेस्ड आजकल क्वेश्चन आने लगे और इशू बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं अपने। अभी प्रीलिम्स में भी देखो और मेंस में तो इशू ही आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर सेक्स रेशो की बात की जाए तो हमारे सन प्रेफरेंस वाला जो एटीट्यूड है ना कल्चर में, दिस इज द मेन कंसर्निंग इशू। केरला और छत्तीसगढ़ को केवल छोड़ दो, बाकी सारे स्टेट्स में हमारे यहाँ लड़के की ज़्यादा डिमांड रहती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ पर सेक्स रेशो जो है बर्थ के टाइम पे 910 ही है, जो कि वर्ल्ड में सारे कंट्रीज में बिल्कुल कम है। सबसे कम पे आता है इंडिया, बस केवल चाइना जो है वो हमारे से और भी बुरा है, क्योंकि वहाँ पर तो क्या वन चाइल्ड पॉलिसी आई तो ज़्यादा प्रेफरेंस वहाँ पे अबॉर्शन पे तो करा ही लिया, तो फिर सेक्स डिटर्मिनेशन पहले करवा लेते थे वो लोग, तो केवल बच्चा ही बच्चा, लड़के ही लड़के। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मेल ही मेल बढ़ गए, फीमेल की अगर पॉपुलेशन कम है, तो भाई मैरिज वाला जो इंस्टीट्यूशन है उस पर स्ट्रेस गई कि नहीं, और रही सही में बचे हुए जो दूसरे हार्म्स हैं, रेप केसेस देखते रहते हैं अपन, ठीक है, तो वो होंगे कि नहीं। हमें इस चीज़ पर अटेंशन देने की ज़रूरत है, फीमेल एजुकेशन देने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाने की ज़रूरत है, उनका इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है हर एक सेक्शन में। पर्टिकुलरली बात की जाए तो सेक्स रेशो में भी, ठीक है, बैलेंस सेक्स रेशो रहेगा तो हमारे यहाँ पर पूरा हार्मनी, सोशल हार्मनी मेंटेन हो पाएगी। ठीक है, तो ये 2011 से 2018 में होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो आ रही हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सन प्रेफरेंस, तो इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट के एक्शंस को भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा आगे मुखर होकर के आना चाहिए सोसाइटी को देख करके, और सोसाइटी में जो वुमेन का स्टेटस है उसे इम्प्रूव करने के लिए सोसाइटी को भी हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट की। कल्चरल इश्यूज़ को हैंडल करने की ज़रूरत है, तो हमें कल्टीवेट करने की ज़रूरत है जेंडर इक्विटी नॉर्म्स की, जिससे कि जो पॉपुलेशन मोमेंटम है ना वो एक्सेलरेट करे, तो इस तरीके से करें जहाँ पर हम सेक्स रेशो एट द बर्थ उसको हम टैकल कर सके। देखो बर्थ पे ही हो सकता है, अब तो मर गए जो, तो मर गए बच्चे, पर जो अब पैदा जो होंगे वहाँ पर तो हम देख सकते हैं ना। तो इंडिया की पॉपुलेशन का जो फ्यूचर है ना
वो सेक्स रेशियो एट द बर्थ पे डिपेंड करता है, एजुकेशन पे डिपेंड करता है, फैमिली प्लानिंग पे डिपेंड करता है और वेल टारगेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्कशन यहीं ओवर। थैंक यू।